ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है एक्सेलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के तीसरे लेक्चर के बारे में और टॉपिक हमारा आज का क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ड्रिलिंग मशीन। आज जिस लेक्चर की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ड्रिलिंग मशीन। तो देखिएगा, ड्रिलिंग मशीन का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर सभी लोग के सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्रिलिंग किस प्रकार की कटिंग प्रणाली से संबंधित है? यदि हम कटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि कटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो ऑलरेडी इसके पहले मेटल कटिंग में हम लोगों ने बात किया था कि टाइप ऑफ कटिंग के केवल दो मेथड है। एक हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग है, दूसरा हमारा क्या है, ऑब्लिक कटिंग। एक हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग है और दूसरा हमारा क्या है, ऑब्लिक कटिंग है। दो मेथड हमारे पास हैं। अब यहां पर बोला गया है कि जो हमारा टूल है जिसका नाम है ड्रिल बिट, वो ड्रिल बिट किस प्रकार की कटिंग से संबंधित है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों की कंडीशन क्या है। तो देखिए, ऑर्थोगोनल कटिंग में कोई भी कटिंग टूल, ऑर्थोगोनल कटिंग में कोई भी कटिंग टूल की यदि हम बात करें, चाहे वो सिंगल पॉइंट हो चाहे वो मल्टी पॉइंट हो, तो कटिंग टूल की कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, कटिंग टूल की कटिंग एज तथा डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, यदि दोनों के बीच एंगल का मान 90 डिग्री है तो उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ऑर्थोगोनल कटिंग के नाम से जानते हैं। और यदि कटिंग टूल की कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, ठीक, दोनों के बीच, चाहे आप टूल ट्रेवल बोले चाहे उसी को डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो यदि कटिंग टूल की कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल दोनों के बीच यदि एंगल का मान 90 डिग्री नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कटिंग। ज्यादातर केस में हम लोग बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक, ये तो वहां पर हमारी कौन सी कटिंग हो जाएगी, ऑब्लिक। अब देखिएगा टूल हमारे पास है, नाम क्या है इसका, ड्रिल बिट। क्या नाम है, ड्रिल बिट। यदि यहां पर देखें तो इस ड्रिल बिट के दो अपोजिट कटिंग लिप हमें दिख रहे हैं, जिनको आप कटिंग एज बोलते हैं। तो दो कटिंग एज है, उन्हीं को हम कटिंग लिप बोलते हैं। अब इन लिप की बात करें तो कोई भी ड्रिल बिट को जब फीड दिया जाता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के समय, तो वो यदि ड्रिल बिट की हम एक्सिस को दिखाएं तो इसी की डायरेक्शन में नीचे की ओर हम देंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में ड्रिल बिट हमारा कटिंग क्रिया के समय मूव करता है। तो कटिंग एज और ड्रिल बिट की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, या सीधे बोलें जो फीड की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच एंगल का मान यहां पर देखिए क्या 90 डिग्री है, तो नॉट इक्वल टू 90, या सीधे बोल दीजिए लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पर इस कटिंग का नाम क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कटिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि ड्रिलिंग किस प्रकार की कटिंग से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग ऑब्लिक कटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग किनारों को क्या कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो कटिंग एज कटिंग टूल है हमारा जिसका नाम है ड्रिल बिट, तो ड्रिल बिट की जो कटिंग एज है, ये देखिए दो कटिंग एज है यहाँ पर। तो इन दोनों कटिंग एज की बात करें तो इस कटिंग एज का नाम हमारा क्या होता है, इन कटिंग एज का नाम क्या होता है, हमारा कटिंग लिप होता है। इन्हीं को हम लोग कटिंग लिप के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम लोग कटिंग एज के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या है, लिप है, सैंक है, फ्लूट और बॉडी क्लियरेंस है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लिप। ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिप हो जाएगा। देखिए सैंक की बात करें तो सैंक हमारा पोर्शन क्या होता है, तो देखिएगा डायग्राम में यहां से लेके यदि यहां तक हम देखें, ठीक, मतलब जो कटिंग क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, यदि उस भाग की हम बात करें तो वो भाग हमारा बॉडी लेंथ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बॉडी लेंथ के अंतर्गत। और बॉडी लेंथ में जितने में फ्लूट कटा होता है, जो कटिंग क्रिया में पार्टिसिपेट करता है पार्ट, जितने में हम फ्लूट की कटिंग किए हुए होते हैं उसको हम फ्लूट लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक, और जैसे ही बॉडी लेंथ के बाद की बात करते हैं तो दो पोर्शन होता है। एक का नाम होता है हमारा नेक, ये जो बीच का पोर्शन है दोनों के, सैंक और बॉडी लेंथ के, इनके बीच का जो रीजन है इसी का नाम होता है नेक। और इसके बाद का, नेक के बाद वाला जो रीजन होता है उसी का नाम क्या होता है, सैंक। तो सैंक का काम किस लिए होता है, सैंक का काम होता है हमारा क्लैंपिंग के लिए। टैंग और सैंक ये दोनों रोल किस में प्ले करते हैं, हमारे क्लैंपिंग में। स्लीव के अंदर ड्रिल बिट की हम क्लैंपिंग कराते हैं तो वहां पर सैंक का हमारा पार्ट वर्क करता है। ये टेपर होता है, और जिस टेपर को हम बोलते हैं कैटेगरी, यदि टेपर की बात करें तो मोस्ट टेपर के अंतर्गत आता है, जिसका टेपर हमारा 1:20
1:20 के अंतर्गत आता है। किसका? 1:20 के अंतर्गत आता है, जिसे मोस्ट टेपर के नाम से जाना जाता है। और ये जो टैंक आपके बनाए जाते हैं, तो यदि हम टेपर सैंक की बात करेंगे तो उसमें टैंक बनेगा, यदि टेपर सैंक की बात नहीं करेंगे तो उसमें टैंक नहीं बनता है। देखिएगा यहाँ पर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड का पर्पज क्या होता है? कटिंग क्रिया के समय जो अनवांटेड मटेरियल है, जो चिप्स पार्टिकल हैं, उनको बाहर रिमूव कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और कटिंग क्रिया के समय कटिंग फ्लूइड को, कटिंग तरल को प्रवाहित कराने के लिए जो स्पेस दिया जाता है, उसी का नाम होता है हमारा फ्लूइड। और ये जो बॉडी क्लियरेंस है, बॉडी क्लियरेंस की हम बात करें तो जो कटिंग हमारे सेक्शन पे हुई है, ड्रिल बिट के आउटर पेरीफेरी जो हमारी है और इनर, दोनों के बीच का जो हमारा गैप होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? बॉडी क्लियरेंस कहलाता है। देखिएगा यहां पर आंसर हमारा क्या था? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिलेटेड टू द ट्विस्ट ड्रिल? करें कौन सा मटेरियल है जो ट्विस्ट ड्रिल से संबंधित है? तो देखिएगा ट्विस्ट ड्रिल के लिए मटेरियल होना कैसा चाहिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। देखिए जब हम ड्रिलिंग क्रिया करेंगे, क्योंकि ये हमारा इनिशियल ऑपरेशन होता है, या ये सीधे बोल सकते हैं कि रफ ऑपरेशन होता है। यदि कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसमें इनिशियल होल क्रिएट करना है, तब होने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ड्रिलिंग ऑपरेशन है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हमें जो कटिंग टूल मटेरियल चाहिए, ड्रिल बिट का जो मटेरियल चाहिए, वो शॉक और इंपैक्ट लोड को सहने की क्षमता हो, और उसमें वियर रेजिस्टेंस की पावर हमारी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हम लोग बात करते हैं कटिंग टूल मटेरियल की, उसमें से देखिएगा यहाँ पर हाई स्पीड स्टील और एक आता है हाई कार्बन स्टील। दो का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। एक की हम बात करते हैं हाई स्पीड स्टील, और एक हमारा है हाई कार्बन स्टील। देखिए जो हाई कार्बन स्टील मटेरियल हमारा होता है, हाई कार्बन स्टील, उसमें वियर रेजिस्टेंस की पावर अधिक होती है, और शॉक और इंपैक्ट लोड को सहने की भी पावर क्या होती है? अधिक होती है। माइल्ड स्टील की बात करें तो ये इन दोनों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्कपीस मटेरियल है, ना कि कटिंग टूल मटेरियल है। दूसरा, यदि कार्बाइड की बात करें तो कार्बाइड केवल नहीं, कार्बाइड टिप्ड ड्रिल बिट हम बोलते हैं, तो पूरा नाम होता है कार्बाइड टिप्ड ड्रिल बिट। जब हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पर हमें ड्रिलिंग क्रिया करना होता है, तो कार्बाइड टिप्ड ड्रिल या सिरामिक टिप्ड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम केस में हम लोग कार्बाइड टिप्ड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया गया है, केवल कार्बाइड दिया गया है। दूसरा, और कार्बाइड में टोटल ड्रिल बिट हमारा कभी भी कार्बाइड का बना नहीं होता है, केवल टिप हमारी बनी होती है। कार्बाइड और कार्बन स्टील की बात करें तो कार्बन स्टील के अंतर्गत तो हमारा लो कार्बन स्टील भी है, ठीक, मीडियम कार्बन स्टील भी है, हाई कार्बन स्टील भी है। तो इसलिए कार्बन स्टील हमारा नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा? HSS हाई स्पीड स्टील। पूरा नाम क्या है इसका? हाई स्पीड स्टील, उच्च चाल, हाई स्पीड स्टील, उच्च चाल इस्पात। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? हाई स्पीड स्टील हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा? ड्रिल बिट पर पेचदार खांचे प्रदान किए जाते हैं। जो हेलिकल ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं ड्रिल बिट पर क्यों प्रदान किया जाता है, उसका पर्पज क्या है? हम ड्रिल बिट पर हेलिकल फ्लूइड्स को क्यों प्रवाहित करते हैं, उसका पर्पज क्या है हेलिकल ग्रुप्स का? देखिएगा पहले नंबर पे क्या कर रहे हैं? टू रिमूव द चिप एंड पासेज ऑफ कूलेंट। कर रहे हैं इसका पर्पज क्या है? कि चिप को बाहर निकालना, चिप को हटाने के लिए एक रास्ता दे देता है, और कटिंग फ्लूइड को प्रवाहित करने के लिए, शीतल को प्रवाहित करने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा करें है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ड्रिल बिट। करें ड्रिल बिट की कास्ट को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल कभी भी याद रखिएगा, ड्रिल बिट की कास्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम उससे मटेरियल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रिल बिट फ्लूइड बनने के कारण वीक भी होता है। तो इसलिए फ्लूइड को निकालना केवल कास्ट को लेके पर्पज नहीं होता है कि मटेरियल कम लग जाएगा तो कास्ट कम हो जाएगी, इसलिए फ्लूइड बना रहे हैं। तो बिल्कुल गलत आंसर है ये। तो बी पार्ट हमारा बिल्कुल गलत है। टू गाइड द कटिंग टूल। करें कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, तो गाइड करने से इसका कोई संबंध नहीं है। गाइड करने के लिए हम पायलट का यूज करते हैं। और डी करें नन ऑफ अबव। तो आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर, टू रिमूव चिप एंड पासेज फॉर द कूलेंट। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? ए होल व्हिच इज नॉट मैच मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज। करें वह छिद्र जो कंपोनेंट की पूरी गहराई तक नहीं बनाया जाता है कहलाता है। यदि कोई भी होल हम बना रहे हैं ड्रिल बिट के द्वारा, यदि पूरी बॉडी में नहीं है, जो हमारा जॉब है, यदि जॉब के होल डेप्थ में नहीं है,
कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा बनाया गया होल, तो उसका नाम क्या होगा? तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास ये दो डायग्राम बने हुए हैं। यहां पर देखें तो ये जो हमारे ड्रिल बिट का लिप है यहां से चलेगा, लेकिन ये पूरी लंबाई तक नहीं जा रहा। देखिए पूरी जो हमारी इसकी डेप्थ है, पूरी जो हमारी गहराई है या पूरी जो थिकनेस है, यदि उसको हम मान रहे हैं टी, सिंपली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आपको समझने के लिए। माना हमने ये 50 mm है, कितना है? 50 mm है। तो यदि 50 mm है, लेकिन ड्रिल बिट को जो हम मूव करा रहे हैं वो 50 तक नहीं करा रहे हैं, 50 से कम करा रहे हैं। यदि 50 से कम, मान लीजिए 30 हमने कराया, तो यदि 50 पूरा ड्रिल बिट हमारा मूव करता तो ऑपरेशन का नाम हमारा क्या बन जाता? उस समय ऑपरेशन का हमारा नाम बन जाता क्या? यदि ड्रिल बिट हमारा पूरा 50 mm मूव करता पूरी थिकनेस में, तो ऑपरेशन केवल ड्रिलिंग कहलाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर ड्रिल बिट हमारा मूव तो कर रहा है, लेकिन पूरी लंबाई में ना जाकर के 30 mm तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? इस होल बनाने की क्रिया का नाम ड्रिल बिट के द्वारा क्या होगा? तो इसका नाम होता है ब्लाइंड होल। क्या नाम हो जाता है? ब्लाइंड होल। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है डायग्राम, इसमें पूरी गहराई में बना हुआ है। यहाँ पर ड्रिल बिट चलेगा तो पूरी गहराई में जाएगा, तो इसको हम केवल ड्रिलिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर और होल रहेगा तो केवल आपका ड्रिलिंग के द्वारा बना गया होल कहलाएगा, लेकिन इसको कभी भी हम ब्लाइंड होल नहीं बोलेंगे। यदि ये पूरी डेप्थ से कुछ कम में बन जाए, बिल्कुल पूरी गहराई तक ना बने, तो उसी का नाम क्या हो जाता है? ब्लाइंड होल। बोर होल आपका ऑलरेडी, जब हम डायमीटर के इंक्रीमेंट की बात करते हैं, इनर डायमीटर को बढ़ाने की, तो उसको हम बोल देते हैं बोर होल। ठीक, दूसरा पिन होल आपका, ये तो आपके कास्टिंग डिफेक्ट है आपके, और कोर होल आपका कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ब्लाइंड होल, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6? इफ फॉलोइंग ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए जॉब, कर रहे हैं यदि किसी भी जॉब पर ये ऑपरेशन किए जाते हैं, विच वन कुड बी परफॉर्म फर्स्ट, करें कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम सबसे पहले करेंगे। यदि किसी भी जॉब पर निम्नलिखित ऑपरेशन किया जाना है तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोला गया, क्योंकि जब तक ऑप्शन नहीं पता चलेगा हम ये नहीं क्लियर बोल सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा ऑपरेशन क्या है? सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है नाम ड्रिलिंग। देखिए ड्रिलिंग की यदि हम बात करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारा नंबर 1 पर होता है, क्योंकि ये इनिशियल ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है? इनिशियल ऑपरेशन है, ये जो सबसे पहले होने वाला ऑपरेशन है। ये हमारा जॉब है, ये ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट के द्वारा इस जॉब पर ड्रिलिंग क्रिया होगी। तो क्योंकि ये सॉलिड जॉब है तो पहला काम क्या होगा? होल को क्रिएट करना ड्रिल बिट के द्वारा। तो ये कैसा ऑपरेशन है? इनिशियल ऑपरेशन, मतलब सबसे पहले होने वाला ऑपरेशन है। जब हमारा हालो सेक्शन बन जाएगा, होल हमारा क्रिएट हो जाएगा, तब उसके बाद जो ऑपरेशन होता है, अब चाहे हम बोरिंग करें चाहे हम रिमिंग करें। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बोरिंग है, तो हम बोरिंग भी कर सकते हैं और रिमिंग भी कर सकते हैं। पर्पज क्या है कि जो ऑलरेडी होल बना है, ये होल हमने बनाया, तो ये होल जो हमने बनाया, यदि इसके साइज को बढ़ाना है, क्या करना है? इसके साइज को बढ़ाना है, तो हमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? बोरिंग। तो देखिएगा ये बगल में हमने एक डायग्राम ऑलरेडी लिया हुआ है, साइड में ऑलरेडी एक डायग्राम हमने लिया हुआ है। यदि इस डायग्राम की हम बात करें तो देखिए पहले यहाँ पर इसका जो साइज था, जो होल यहाँ पर बना हुआ है उसका साइज कम था। यहाँ पर पहले इसका साइज क्या था? कम था। जब हमने बोरिंग आया तो बोरिंग टूल ने क्या किया? जो पहले से बना हुआ होल था उसके साइज को इंक्रीज किया, या ये कह दें कि इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज किया है, तो उस ऑपरेशन का नाम बोरिंग होता है। तो सेकंड पे हम बोरिंग करेंगे। अब देखिएगा और कोई ऑपरेशन सेकंड पे होगा तो करें काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग है। अब देखिए ये तो नीड के ऊपर है कि हमें काउंटर बोरिंग करने की जरूरत है या बोरिंग करने की जरूरत है या स्पॉट फेसिंग करने की जरूरत है, ये डिपेंड करता है हमारे वर्क के ऊपर। लेकिन ये पहले नंबर पे कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। ये ऑपरेशन दूसरे नंबर पे हो सकते हैं या तीसरे नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? जो होल हमने ऑलरेडी बनाया है, यदि उसके एक लिमिटेड पोर्शन में, देखिएगा यहाँ पर डायग्राम हमारा है, यदि यहां पर बात करें, ये होल ऑलरेडी हमारा बना था, हमने क्या किया? एक डिफिनिट दूरी में, पूरे में हमने नहीं बढ़ाया, एक निश्चित दूरी में हमने होल के साइज को इंक्रीज कराया है। यदि हम माने इसकी टोटल दूरी हमारी क्या है? 30 mm है, तो हमने जो इंक्रीज कराया है ऑलरेडी बने हुए होल के साइज को, वो हमने 20 mm कराया है। तो यदि 20 mm हमने इंक्रीज कराया है तो एक लिमिटेड दूरी हो गई, पूरी दूरी में हमने, पूरी डेप्थ में हमने साइज को इंक्रीज नहीं कराया है। तो इसका मतलब इस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाता है? काउंटर बोरिंग हो जाता है। और स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन
स्पेशली टॉप सरफेस के लिए होता है। टॉप सरफेस को फ्लैट करने के लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। तो ये ऑपरेशन कभी भी इनिशियल, क्योंकि ये सब ड्रिलिंग मशीन के ही ऑपरेशन है, जब तक हम ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, होल क्रिएट नहीं होगा, तब तक ना स्पॉट फेसिंग होगा, ना काउंटर बोरिंग होगा, ना बोरिंग होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपका परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन कौन सा है? ड्रिलिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? ड्रिलिंग। यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग। सभी लोग बिल्कुल क्लियर रहिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग ऑपरेशन पहले नंबर पे परफॉर्म होने वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप इनलार्जमेंट। क्या कर रहा है? द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल इज नोन एज। किसी भी छिद्र के सिरे को शंकु के आकार में, कोनिकल शेप में बड़ा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जॉब के एंड को हम क्या बना रहे हैं? कोनिकल बना रहे हैं। जॉब के एंड को हम क्या बना रहे हैं? कोनिकल बना रहे हैं। शेप कोई भी यदि कोनिकल बनता है, जैसे अभी हमने बात किया किसकी? स्पॉट फेस, इसकी काउंटर बोरिंग ऑपरेशन की। तो काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों ऑपरेशन में सिमिलरिटी है। काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों ऑपरेशन में सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी है क्या? कि हम डिफिनिट दूरी तक ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और एंड से करते हैं। जैसे यहां पर यदि हम डायग्राम की बात करें, तो जो काउंटर सिंकिंग की बात, कौन शेप हो रहा है, तो कौन शेप किसके द्वारा बनता है? काउंटर सिंकिंग के द्वारा बनता है। यहां पर देखिएगा, जो ऑप्शन की बात की जा रही है हमारे, ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग में कोई कौन शेप नहीं बनता है, यूनिफॉर्म बनता है, एक समान शेप बनेगा। ठीक है, डाया इंक्रीज हो, आप इनिशियल होल कर रहे हैं तो होल एक समान होगा, ऐसा ना होगा कहीं डाया कम होगा कहीं ज्यादा होगा। तो पहला आंसर गलत हो गया। बोरिंग में ऑलरेडी बने हुए डाया को हमें बढ़ाना है और एक समान रूप से बढ़ाना है, बोरिंग भी नहीं होगा। काउंटर बोरिंग में लिमिटेड दूरी में बढ़ाना है, लेकिन यूनिफॉर्म रूप से बढ़ाना है, लेकिन एक लिमिटेड दूरी में, पूरी डिस्टेंस में नहीं करना है, तो काउंटर बोरिंग भी नहीं होगा। बचा क्या? काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग कहता है कि यदि किसी भी जॉब के टॉप सरफेस से लिमिटेड दूरी में कोनिकल शेप में शेप को इनलार्ज करना है, तो उसी का नाम हमारा क्या है? काउंटर, ये उसी का नाम है काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8? एक घूमने वाले एकल बिंदु उपकरण के द्वारा मौजूदा गोलाकार छिद्र का विस्तार है। ठीक, क्वेश्चन करा है कि यदि ऑलरेडी कोई होल बना हुआ है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा होल को बढ़ाने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सा ऑपरेशन है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा होगा, और ऑलरेडी जो बना हुआ होल है, ऑलरेडी जो बना हुआ होल है, उस होल को हम क्या कर रहे हैं? इनलार्ज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ड्रिलिंग है आपका, तो ड्रिलिंग कभी होल को इनलार्ज नहीं करता, ये होल को क्रिएट करता है सॉलिड बॉडी में। बोरिंग क्या करता है? ये होल को क्रिएट करता है, ये होल जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है उसके साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक, और एक समान रूप से बढ़ाएगा। और जो इसमें कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो कटिंग टूल कैसा होता है? सिंगल पॉइंट। तो पहले नंबर पे देखेगा ड्रिलिंग, ये आपका मल्टी पॉइंट होता है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? तो दूसरे नंबर पे बोरिंग है, बोरिंग में कटिंग टूल कैसा है? सिंगल पॉइंट है। तीसरा काउंटर बोरिंग है, ये लिमिटेड दूरी में इनलार्ज करता है, तो इसमें आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो ये भी नहीं होगा। रीमिंग की बात करें तो रीमिंग का काम है इंटरनल डायमीटर को मिनिमम अमाउंट में इंक्रीज करना और सरफेस फिनिश को इंप्रूव करना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बोरिंग ऑपरेशन। सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग हम किस में करते हैं? बोरिंग ऑपरेशन में करते हैं, बाकी सभी पार्ट हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9? द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग इनलार्जमेंट ऑफ ए होल ऑन सीट इज नोन एज। कह रहे हैं यदि किसी सीट पर होल बना है, उसको बढ़ाना है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ड्रिलिंग कह रहा है, ड्रिलिंग जो ऑपरेशन होता है वो सीट के लिए एक बार में होगा, तो इनिशियल होल बनाएगा, इनलार्ज करेगा नहीं। जितनी कैपेसिटी है ड्रिल बिट की, हम कैपेसिटी की बात करें तो 78 mm, 70
8 mm तक के हम ड्रिल बिट के द्वारा हम होल को क्रिएट कर पाते हैं। उससे ज्यादा बड़ा होता है तो फिर हमें बोरिंग टूल की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम साइज को बढ़ा नहीं सकते। तो ड्रिलिंग तो इनिशियल ऑपरेशन है होल को क्रिएट करने का। ये करें होल बना हुआ है सीट पर, उसको बढ़ाना है, इंलार्ज करना है, तो ड्रिलिंग कभी नहीं होगा। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग होगा, लेकिन ये सीट पे नहीं होगा, क्योंकि यदि बोरिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सीट पर हम लगाएंगे तो सीट की टिप्टिंग हो जाएगी, कटिंग टूल भी हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो बोरिंग ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ट्रिपनिंग की बात करें तो ट्रिपनिंग क्या है, हम ऑलरेडी जो सीट होती हैं, सीट अथवा जो प्लेट होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि पहले पायलट को इंसर्ट करा देते हैं। ट्रिपनिंग कटिंग टूल में हमारा एक टूल होल्डर है, उस टूल होल्डर में ये दो कटिंग टूल हमारे लगे हुए हैं, और एक पायलट बना होता है। जो पायलट ऑलरेडी जो होल बना होता है उस सीट पर, उसमें इंसर्ट हो जाता है, जिससे कटिंग टूल को गाइड कर सके कि किसके अबाउट हमें होल को इनलार्ज करना है। तो गाइड को पहले एंट्री कराते हैं, उसके बाद कटिंग टूल गाइड के साथ ही सरफेस पर जाकर के कटिंग क्रिया, जैसे ही रोटेटिव मोशन स्टार्ट होता है वैसे ही कटिंग टूल का मोशन स्टार्ट होता है और कटिंग क्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल ट्रिपनिंग आपका करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी सीट पर यदि बने हुए होल को हमें इनलार्ज करना है तो किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या होगा, ट्रिपनिंग होगा। काउंटर बोरिंग में हम बात करें तो काउंटर बोरिंग एक लिमिटेड दूरी के लिए होता है, होल को एक समान रूप से बड़ा नहीं करता है। यहाँ पर देखिएगा ये सीट ऑलरेडी हमारी है, इस सीट पर देखें तो ये हमारा गाइड लगा हुआ है, ये टूल लगे हुए हैं। जैसे इसका हम रोटेशन कराएंगे ये टूल चारों तरफ घूमेगा पायलट के अकॉर्डिंग, और जैसे ही घूमेगा तो कटिंग क्रिया हमारी एक समान रूप से उस सेंटर के अबाउट हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन का नाम ट्रिपनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में ड्रिलिंग मशीन यूज्ड फॉर हैवी जॉब। करें जो मशीनें दी गई हैं ड्रिलिंग मशीनें, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग हम हैवी जॉब के लिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मशीन का नाम लिखा हुआ है वो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन है। कौन सी है, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। यदि सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन की हम बात करें तो किसी भी जॉब पर यदि हमें होल को क्रिएट करना है, किसी भी जॉब पर यदि हमें होल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम चाहे सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करें, चाहे न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करें, या रेडियल का इस्तेमाल करें, या इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करें, लेकिन सबकी कैपेसिटी क्या है, हर एक मशीन की कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं तो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो हम होल क्रिएट करते हैं वो होल हमारा मैक्सिमम हो जाता है 20 mm से लेकर 24 mm तक मैक्सिमम। कुछ राइटर 20 की बात करते हैं, कुछ 24 तक की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हम 24 mm तक की बात करें तो वो होल हम किसके द्वारा क्रिएट करते हैं, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, वर्टिकल शेप की यदि हम बात करें कि जो वर्टिकल सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें हाइट कम होने के कारण बड़े जाप को हम नहीं लगा सकते हैं, तो हमेशा ये छोटे जाप पर ही परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हैवी जाप की बात किया तो इसके लिए स्मॉल और मीडियम जाप प्रयोग किया जाएगा, हैवी जाप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन है, तो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन को हम कंप्रेस्ड एयर के द्वारा न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। और जो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन हमारी है यदि इसकी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी हमारी 10 mm तक होती है। कितने तक, 10 mm तक की जो कैपेसिटी होती है वो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन की होती है। रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग हैवी जॉब के लिए करते हैं। क्या रीजन है, इसमें जो रेडियल आर्म लगी होती है उसमें पूरी की पूरी हमारी जो असेंबली है, मतलब स्पिंडल और मोटर का जो पूरा हमारा पोर्शन है वो एक रेडियल आर्म के अबाउट मूव करता है। किसके अबाउट, रेडियल आर्म के थ्रू। देखिएगा तो ये हमारा क्या है, कॉलम, कॉलम से अटैच क्या है, रेडियल आर्म। उस रेडियल आर्म में पूरा का पूरा जो पार्ट हमारा मशीन का है जिस पर ड्रिल बिट अटैच्ड है स्पिंडल के साथ, वो हमारा आगे पीछे मूव करता है। तो इसमें क्या है कि जॉब का हमारे साइज ज्यादा है, जॉब का साइज हमारे यदि ज्यादा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो आर्म को हम कॉलम में अप डाउन सेट करा सकते हैं। तो अप डाउन करेंगे तो आर्म हमारी अप डाउन हो जाएगी और स्पिंडल को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो मतलब हैवी जॉब को बनाने के लिए रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का जो प्रयोग होता है वो हम लोग 18 mm तक के होल को बनाने के लिए करते हैं। कितने, 18 mm तक के यदि डाया का होल बनाना है तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11,
देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ए ड्रिलिंग मशीन। कह रहे हैं कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको ड्रिलिंग मशीन पर परफॉर्म नहीं किया जाता है। देखिएगा ऑलरेडी सारे ऑपरेशन डिस्कस करा चुके हैं। चारों में बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सभी चारों में बोलिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए यदि चारों में बात करें तो पहला हमारा क्या स्पॉट फेसिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी यदि होल आपने क्रिएट किया है किसी भी जॉब पर, उसके टॉप सरफेस को यदि हमें फ्लैट करना है तो ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग हो जाएगा, जो ये किनारे डायग्राम आपका बना हुआ है। सेकंड नंबर की बात करें रिमिंग की, तो रिमिंग हमने बताया कि होल को मिनिमम अमाउंट में इनलार्ज करेगा और फिनिश को इंप्रूव करेगा, तो रिमिंग भी नहीं होगा और ना आपका स्पॉट फेसिंग होगा। ये दोनों ऑपरेशन हमारे किसके हैं, ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन है। ट्रिपनिंग की बात करें, अभी भी आपने देखा ट्रिपनिंग के बारे में कि कोई भी सीट है उस पर यदि होल बना है उसके साइज को इनलार्ज करना है तो हमें ट्रिपनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तीनों ऑपरेशन हमारे ड्रिलिंग मशीन पर परफॉर्म होते हैं। लेकिन चौथा जो नर्लिंग ऑपरेशन है ये लेथ मशीन का ऑपरेशन है। इसके पहले के लेक्चर में ड्रिलिंग मशीन में ऑलरेडी हमने बताया है नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में कि जॉब की क्लैंपिंग पावर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो जॉब की क्लैंपिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसी का नाम क्या है, नर्लिंग ऑपरेशन है। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नर्लिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 18 mm ड्रिलिंग मशीन मींस दैट इट कैन ड्रिलिंग ए होल। कर रहे हैं यदि कोई ड्रिलिंग मशीन है जिसका साइज बोला गया है कि 18 मिलीमीटर है, तो आप इस बात से क्या समझते हैं, इसका मतलब इसके होल को क्या बनाने की कैपेसिटी है। ठीक, इट कैन ड्रिल होल कर रहे हैं, इससे हम क्या समझते हैं कि कितने तक के ड्रिल के होल को कर सकता है। तो देखिएगा ए नंबर कर रहा है आप मैक्सिमम डायमीटर 18 mm कर रहे हैं, ये 18 mm तक के होल को बना सकता है, सही बात है। इन 18 mm थिक प्लेट, तो देखिए प्लेट से इसका कोई संबंध नहीं है कि प्लेट की मोटाई 18 है तो ये 18 mm तक के होल को बना पाएगा। दूसरा, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 15 mm स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 15 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 18 बोला गया है और डी करा है नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आप मैक्सिमम डायमीटर 18 mm, यदि कहीं पर लिखा है 18 mm ड्रिलिंग मशीन, इसका मतलब है उसकी जो कैपेसिटी है होल को क्रिएट करने की वो 18 mm तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा कोण ड्रिल कोण से संबंधित नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन सही से समझिएगा, कह रहा है कौन सा एंगल, कौन सा कोण ड्रिल कोण से, जो ड्रिल बिट पर बनने वाले एंगल हैं उससे कौन सा एंगल संबंधित नहीं है। तो यदि हम एंगल की बात करें ड्रिल मशीन पे कौन कौन बनते हैं तो पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो पहला एंगल हमारा है पॉइंट एंगल, क्या नाम है, चाहे उसको कटिंग एंगल बोले हम, चाहे उसी को हम पॉइंट एंगल बोले, और इसका मान कितना होता है 118। कितना स्टैंडर्ड मान होता है, 118 डिग्री पॉइंट एंगल का मान। तो पॉइंट एंगल हमारा होता है, देखिए पॉइंट एंगल ऑलरेडी हमारा, इसका मतलब पॉइंट एंगल बनता है, पूछा है कौन नहीं बनता है। ठीक, रेक एंगल या हेलिक्स एंगल की बात करें तो रेक एंगल या हेलिक्स एंगल की बात करते हैं हम लोग, तो रेक एंगल की जो हमारी बात होती है वो बात होती है 0 से लेकर 48 डिग्री की रेंज होती है, जिसमें से 30 डिग्री जिसका यूजुअल यूज होता है और स्टैंडर्ड 29 डिग्री है। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या है, रेक एंगल या हेलिक्स एंगल, और यह रेक एंगल या हेलिक्स एंगल का मान हमारा कितना होता है 30 डिग्री होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं ड्रिल बिट में, तो ये भी हमारा सही है, ड्रिल बिट पे होता है। तीसरा, लिप क्लियरेंस एंगल की बात करें तो ये भी एंगल हमारा किस पे बनता है, ड्रिल बिट पे बनता है। ठीक है, और एक और एंगल होता है चीजेल एज एंगल, यह है हमारा रेक एंगल और हेलिक्स एंगल। इसके अलावा बात करें हम तो ये चीजेल एज एंगल हमारा है। ठीक, जो आपने पॉइंट एंगल बोला ये, इसके बाद हमने बात किया चीजेल एंगल की जो 135 डिग्री होता है हमारा। तो यदि एंगल की बात करें हम तो ये सभी तीनों एंगल बनते हैं, लेकिन ये जो टेपर लेड एंगल लिखा है ये एंगल कोई भी फॉर्मेशन इसका ड्रिल मशीन पर नहीं होता है। टेपर लेड एंगल का फॉर्मेशन ड्रिल मशीन पर नहीं होता है। तो ये आंसर क्योंकि नहीं पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपर लेड एंगल, और बाकी ये तीनों एंगल हमारे ड्रिल मशीन पर पाए जाते हैं, ड्रिल बिट पर पाए जाते हैं, लेकिन टेपर लेड एंगल ड्रिल मशीन पर नहीं पाया जाता है या ड्रिल बिट पर नहीं पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 14 की।
क्या है क्वेश्चन हमारा 14 नंबर। देखिए अभी अभी जो हमने टर्म बोला वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ड्रिल कटिंग एज एंगल इज, कर रहे हैं ड्रिल बिट पर जो कटिंग एज एंगल है वो कितने डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कटिंग एज एंगल है, चाहे उसी को आप पॉइंट एंगल बोलिए, चाहे उसी को कटिंग एंगल बोलिए या कटिंग एज एंगल बोलिए, इसी एंगल का मान क्या होता है 118 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया गया है 118 डिग्री, 118 डिग्री होगा। देखिए जब सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की ड्रिलिंग क्रिया करते हैं तो इस एंगल का मान क्या होता है, कम होता है, 118 से कम रखते हैं। हार्ड और ब्रिटिल पर यदि हमें ड्रिलिंग क्रिया करना है तो पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल का मान 118 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जिससे ड्रिल बिट हमारा सफिशिएंट मात्रा में स्ट्रांग रहे और कटिंग क्रिया के समय कोई डिफॉर्मेशन हमारे ड्रिल बिट पर ना आए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 118 डिग्री। देखिएगा किनके किनके बीच बनता है, तो दो अपोजिट कटिंग लिप के बीच, यहाँ पर दो हमारे कटिंग लिप हैं, एक आपका ये दिखाया गया है और दूसरा हमारा ये है। इनके बीच का ही जो हमारा एंगल है, आप चाहें तो इसी के लॉन्ग लाइन को बढ़ा दीजिए और ये एंगल को बोलिए 118 डिग्री। सेंटर के अबाउट हाफ आपका राइट हैंड साइड में, हाफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यदि इसको बात करें तो हम लोग इसको 2 अल्फा बोलते हैं। कितना बोलते हैं 2 अल्फा। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिएगा जो रिप्रेजेंटेशन हमारा है इसको हम क्या बोलते हैं 2 बीटा। ठीक, 2 बीटा का मान हमारे कितना होता है 118 डिग्री होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। क्या करा है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज डिपेंड अपॉन, कर रहे हैं कि निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है। जो अभी अभी आपने चीजेल एज एंगल या पॉइंट एंगल, ये कटिंग एज एंगल या पॉइंट एंगल की आपने बात किया है, तो वही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पॉइंट एंगल है वह किसके ऊपर निर्भर करता है। ए नंबर पे लिखा है बेस ऑफ द ड्रिल, तो ड्रिल के बेस पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन, कर रहे हैं ड्रिल मशीन के टाइप पर, ये भी आपका नहीं होगा, ड्रिल मशीन के टाइप पर डिपेंड नहीं करता कि किस ड्रिल मशीन में लगाना है। ठीक, साइज की बात करें तो साइज के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता है कि हमें किस साइज का ड्रिल बिट बनाना है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सी भी नहीं होगा। ड्रिल कर रहा है मटेरियल ऑफ द ड्रिल बिट, किसके ऊपर, जो ड्रिल बिट किया जाने वाला मटेरियल है। अभी अभी हमने बताया कि 118 डिग्री से अधिक है यदि हमारा इसमें पॉइंट एंगल का मान, तो सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए ये कम है तो, और यदि ज्यादा है तो हार्ड और ब्रिटिल मटेरियल के लिए करेंगे। तो 118 से ज्यादा हार्ड और ब्रिटिल, 118 से कम सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए हम करेंगे। तो इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके, ड्रिल बिट के जिस ड्रिलिंग क्रिया, ठीक, जिस मटेरियल की हम करने जा रहे हैं उस मटेरियल की, ड्रिल करने वाले मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस जॉब पर हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन करा है 16 नंबर, फ्लूइड्स आर कट ऑन द रॉड, फ्लूइड्स आर कट ऑन द रॉड ऑफ ट्विस्ट ड्रिल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जो हम फ्लूइड्स की कटिंग करते हैं ड्रिल बिट पर वो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। देखिए ग्राइंडिंग है आपका, मिलिंग है, शेपिंग और टर्निंग है। यदि हम ग्राइंडिंग की बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा हम कोई भी ऑपरेशन ट्विस्ट ड्रिल को लेकर के नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ये गलत है। मिलिंग मशीन बोला गया है तो मिलिंग मशीन पर होता है किसके द्वारा, इंडेक्सिंग की सहायता से। ये जो डायग्राम दिखाया गया है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का दिखाया गया है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ड्रिल बिट पर फ्लूइड्स को बनाते हैं मिलिंग मशीन की इंडेक्सिंग के द्वारा। तो बिल्कुल मिलिंग मशीन सही है, शेपिंग के द्वारा और टर्निंग के द्वारा फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जॉब के रोटेशन के साथ साथ कटिंग टूल उसके रिलेशन में मूव करना चाहिए, तभी हम फ्लूइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए ड्रिल डज नॉट कट द प्रोबेबल काज वुड बी, करें यदि कोई भी ड्रिल बिट है और वो कटिंग क्रिया के समय कटिंग को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। एक करें ड्रिल आपका ब्लंट हो गया है, सही है, ड्रिल ब्लंट का मतलब जो कटिंग लिप है वो मुड़ गया है, तो यदि ब्लंट हो गया तो बिल्कुल रुक जाएगा, सही बात है। मटेरियल डिफिकल्ट ड्रिल, जिस मटेरियल को वो कटिंग कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, उस मटेरियल पर ड्रिलिंग करना पॉसिबल नहीं है या बहुत कठिन है, तो इसके कारण भी फेल कर सकता है कटिंग क्रिया। स्पीड यदि बहुत स्लो है तो स्पीड स्लो पे दिक्कत क्या आएगी, उस समय फोर्स का मान बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन का मान बढ़ जाएगा, पावर का मान बढ़ जाएगा, ठीक।
हीट जनरेशन का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो यदि स्पीड स्लो होगी वियर का मान बढ़ जाएगा, तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। यदि स्पीड स्लो रहेगा तो भी हो सकता है कि ड्रिल बिट कटिंग क्रिया ना करे, ये भी सही हो जाएगा। एब्सेंट ऑफ कूलेंट, यदि कूलेंट को हमने अनुपस्थित कर दिया है, नहीं प्रयोग किया है, तो भी आपका हो सकता है कि ड्रिल बिट कटिंग क्रिया ना करे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ई पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि द टाइम फॉर ड्रिलिंग होल इज गिवन बाई, कह रहे हैं हमें जो होल ड्रिल बिट के द्वारा जो हम क्रिएट करते हैं उसमें जो समय लगता है उस समय के फार्मूले को दिया गया है, टी इक्वल टू एल प्लस ए अपान एन इंटू एफ, टी इक्वल टू एल प्लस ए अपान एन इंटू एफ। जहां पे कह रहे हैं कि ए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर ए क्या बता रहा है, तो लेंथ ऑफ द ड्रिल, बिल्कुल गलत, कभी भी ए ड्रिल की लेंथ को नहीं बताएगा, ड्रिल के ना डायामीटर को बताएगा। फ्लूट लेंथ यहाँ पर बोला गया है, ठीक, यहाँ पर ड्रिल बिट डायमीटर बोला गया है, तो ड्रिल बिट डायमीटर भी नहीं होगा। दूसरा, फ्लूट लेंथ ऑफ द ड्रिल नहीं होगा। कोन हाइट ऑफ द ड्रिल क्या हो जाएगा, कोन हाइट ऑफ द ड्रिल। ये क्या बताता है, ये कोन हाइट को बताता है कि जो हमारा ये रीजन है ये हमारा क्या है, इसी का नाम है ए। ठीक, तो ये हमारी कोन हाइट होती है, तो ये किसको दर्शा रहा है, कोन हाइट को दर्शा रहा है या एक्सियल लेंथ को दर्शा रहा है ड्रिल बिट की। कहां से, जॉब के टॉप सरफेस और बिट के सराउंडिंग के जस्ट नीचे से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोन हाइट ऑफ दी ड्रिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करा है द यूजुअल हेलिक्स एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर, करें ट्विस्ट ड्रिल पर जो अधिकतर या सामान्यतः हेलिक्स एंगल प्रयोग होता है वह कितना होता है। तो देखिए पहले जान लीजिए हेलिक्स एंगल होता क्या है या रेक एंगल होता क्या है। ड्रिल बिट की एक्सिस, क्या हमने बोला, ड्रिल बिट की एक्सिस तथा ड्रिल बिट पर बने फ्लूट, किसी एक फ्लूट के अलॉन्ग टेंजेंट में खींची गई रेखा और ड्रिल बिट की एक्सिस के बीच बने एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल अथवा रेक एंगल के नाम से जानते हैं। और ये एंगल हमारा जो रेंज होती है 0 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री होती है, मतलब स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल भी इसमें पाया जाता है। यदि 0 आपका रेक एंगल हो गया या हेलिक्स एंगल, तो वह फ्लूट कैसा, वह ड्रिल बिट कैसा कहलाएगा, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहलाता है। और जो यूजुअल हमारा प्रयोग होता है, यूजुअल पूछा गया है, तो यूजुअल हमारा जो प्रयोग होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना, 30 डिग्री। तो देखिएगा ये पार्ट में हमारा आंसर क्या दिया है, 30 डिग्री हमारा आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। करें कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग 4 होल, हमें कितने होल बनाना है, 4 होल बनाना है। ठीक, 4 होल हमको क्रिएट करना है। अब 4 होल जो बनाना है तो उसके लिए डाया दिया गया है, मतलब आपको स्मॉल डी बता दिया गया है, कितना आपको बता दिया गया है। ऑन ईच ऑफ ए फ्लैंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, देखिए पूछा क्या है, मशीनिंग टाइम। अभी अभी आपने फार्मूला देखा था, क्या था, टी इक्वल टू एल प्लस ए अपान एफ इंटू एन, यही फार्मूला था आपका। अभी अभी फार्मूला हमने देखा, टी इक्वल टू एल प्लस ए अपान एफ इंटू एन। देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन प्रॉपरली, सभी लोग विजुअल कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके आंसर पहले देख लीजिएगा, जिससे आंसर की मैचिंग आपकी प्रॉपरली हो। अब देखिएगा फार्मूला आपको यही यूज करना है, इसके पहले जस्ट हमने बताया, कहीं पर यहाँ पर कैपिटल ए लिख देते हैं और सीधे लिखा होता है एफ इंटू आपका एन, तो कैपिटल एल की वैल्यू ही सीधे यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि कैपिटल एल हमारा क्या होता है, स्मॉल एल प्लस ए हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा क्या है कैपिटल एल, तो देखिएगा हम यदि बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल एल मान रहे हैं और इस दूरी को ए मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को हम कैपिटल एल मान ले रहे हैं। तो वही कैपिटल एल हमारा क्या है, स्मॉल एल प्लस ए हमारा है। जहां पर यदि हम बात करें ए की, तो ए हमारा क्या है, तो कौन हाइट है, ये 0.3d होती है। कितनी होती है, 0.3d। अब 0.3d में d कितना है आपका, 16 है, तो 0.3 इंटू डी की वैल्यू आप 16 लग दीजिए, तो कितना आ जाएगी, 4.8 mm। तो हमारा
ए कितना निकल आया 4.8 mm। एल क्या है तो थिकनेस ऑफ दी प्लेट हमारा हो जाएगा, जो जॉब की हमारी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी स्मॉल एल है। तो यहाँ पर देखिएगा स्मॉल एल क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा 16 mm। हाँ, फ्लैंज थिकनेस दिया गया है, प्लेट की मोटाई 13, तो 30 प्लस ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, सीधे आपने पुट कर दिया है 4.8 mm, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब एफ और एन बचा है, तो देखिए फीड क्या दिया गया है, तो बिल्कुल फीड दिया गया है 0.2 इंटू बचा क्या एन। तो एन को निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया गया है, तो कटिंग स्पीड का पहले आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, v इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000। ठीक, ये फार्मूला सीधे अप्लाई कर दीजिए। यहां से निकालना क्या है एन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी। वैल्यू सभी आप पुट कर दीजिए। देखिए ये जो डी आप वहां स्मॉल माने तो यहाँ पर भी स्मॉल ही रखिएगा। ठीक, अब v हमारा कितना है, तो कटिंग स्पीड दिया गया है कितना 22, तो 22 इंटू 1000 अपान, अब पाई की जैसे डायरेक्ट आप पाई करके निकाल सकते हो 1.3.14 भी सिमिलर वैल्यू आएगी उससे मिलती जुलती। ठीक, और डी हमारा कितना है, डी हमारा है 16। अब सभी लोग अपने अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना है। देखिएगा कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को हम, सभी से लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए ऊपर की वैल्यू तो हमारी सीधे 22,000 ऊपर लिख लीजिए अपान 3.14 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगा 50.24। डिवाइड करा दीजिएगा, 22,000 डिवाइडेड बाई 50.24, फोर 437.89, तो आपको 437 ले लेना है। ठीक, अब यहां से ये वैल्यू क्या आ गई, एन आ गई, कितने आई आरपीएम में आ गई, रिवोल्यूशन पर मिनट में वैल्यू आ गई। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 437। अब ये पूरे वैल्यू को फिर से आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ऊपर वैल्यू हो गया आपकी 34.8 अपान ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल। सीधे आप डिवाइड करा दीजिए दोनों वैल्यू को, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 34.8 डिवाइडेड बाई 87.4, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.39। कितना आ रहा है 0.39। क्या आ रहा है मशीनिंग टाइम इतने मिनट। अब देखिए ये जो आ रहा है मशीनिंग टाइम, ये केवल एक का आ रहा है, ये मशीनिंग टाइम किसका आ रहा है, केवल एक का आ रहा है। तो ये जो केवल एक का है आपसे पूछा कितना है, 4 होल आपको बनाना है, तो सीधे आप कितना कर दिए मल्टीप्लाई फॉर 4 होल, आप सीधे कर दीजिए फॉर 4 होल। तो 4 होल के लिए क्या हो जाएगा, तो ये जो मशीनिंग टाइम निकला है वो केवल एक का निकला है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 इंटू 0.39। तो जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0.39, वैसे आंसर 0.15 आ रहा है। देखिए तो 0.15 इसके राउंड में हमारा आंसर आ रहा है 0.15। तो देखिएगा यहां पर आंसर हम देखें, एक मिनट देखिए, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.39, तो 1.56 आंसर क्या रहा है 1.56, ये आंसर हमारा जा रहा है 1.56 4 होल के लिए। तो देखिएगा 1.56 मिनट आ रहा है टोटल 4 होल बनाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ आंसर 1.5 के राउंड है, तो ये आपका 1.47 क्या है आंसर जो अराउंड में होगा। देखिए क्योंकि जब कैलकुलेटर से वैल्यू आप पाई की एग्जैक्ट रखेंगे और एक बार में कैलकुलेशन करते हैं तो नियरेस्ट वैल्यू आपकी आती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। और जब भी आप कैलकुलेशन में थोड़ा भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं रखते हैं, पाई की जगह आप 3.14 ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट में कोरिलेट करेगा तो उसके नियरेस्ट की वैल्यू को ही सही माना जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.47 मिनट, ये आपके ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने पूरे फिर 20 क्वेश्चन की बात किया है, जो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है, रिलेट करा है एक दूसरे के साथ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरे ड्रिलिंग क्वेश्चन की बात किया है और अगली
आपकी क्लास अब लगने वाली है, आपको प्रिपेयर रहना है हमारी अगली क्लास के लिए, जो लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा, जिस पर हम बात करेंगे ब्रोचिंग मशीन की, जिस पर बात करेंगे सेपर मशीन की, प्लेनर मशीन की और स्लॉटर मशीन के आए हुए क्वेश्चन की। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में सब लोग मिलेगा सेम टाइम पर। ओके, थैंक यू।